हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम आज की यानी 23 जुलाई 2022 की दो न्यूज़पेपर्स द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय मेथडोलॉजी व्हाइल आई डिस्कस द एडिटोरियल्स। मैं पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करूंगी ताकि कोई डिटेल मिस ना हो, और पहले एक फास्ट पेस पे जो मैंने खुद ने पॉइंटर्स मार्क किए हुए हैं उनको फटाफट से पढ़ लूंगी और फिर उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी। नाउ व्हाई वुड आई डू दिस? इसके दो रीजंस हैं। पहले, ताकि मैं खुद डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं एक्सप्लेन करते करते, ठीक है। और दूसरा ये कि हर छोटी से छोटी डिटेल कवर हो, आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ जिस्ट समझा दिया लेकिन डिटेल्स कवर नहीं हो रही। तो बस इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू के पहले आर्टिकल से, जिसका टाइटल है करेंसी कॉशन। अब क्योंकि मैंने बोला है कि मैं पैराग्राफ वाइज डिस्कवर करूंगी हर एक टॉपिक को, तो इसमें दो पैराग्राफ्स हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ। इंडियन रुपी वर्स्ट स्लम्प 4 years। इंडियन रुपी पिछले 4 साल में जो उसकी पोजीशन है, अभी वो वर्स्ट स्टेटस है उसका पिछले 4 सालों से लेके अभी तक। जब से 2022 स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक ये 7% यूएस डॉलर के अगेंस्ट डेप्रीशिएट हो चुका है। अब डेप्रीसिएशन किसे कहते हैं? डेप्रीसिएशन का एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है, मतलब अगर मैं डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी डेप्रीशिएट हो गई है तो मैं इसको क्या बोलूंगी? अगर पहले 70 रुपये एक डॉलर को खरीद पा रहे थे तो अब उसको खरीदने के लिए 80 रुपये चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो डॉलर के सामने और कम हो गई। Indian currency not alone, euro and British pound weakening more than rupee has, can only offer cold comfort to India's real economy। अब इसमें ये बोला गया है कि इंडियन रुपी इस प्रोसेस में डेप्रिसिएशन के अकेली नहीं है, बहुत सारी और कंट्रीज हैं, बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो रिविलेशन है वो ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरो है, चाहे वो पाउंड है यूरोप का, वो सब डेप्रिशिएट हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी तक, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा होता था कि डॉलर, मतलब अगर 1.2 डॉलर है वो एक यूरो को खरीद सकता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉलर अब यूरो से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस एडिटोरियल में जिसने लिखा है वो ये कहना चाह रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज सबकी करेंसीज डिवैल्यू हो रही हैं तो इंडिया की भी हो रही है, तो ठीक है, हम इसको मतलब इजी नहीं ले सकते। ये इंडिया की जो इकोनॉमी का सिचुएशन है वो खराब है, एंड वी शुड एक्चुअली एनालाइज दिस थिंग। Domestic manufacturers and service providers higher dollar prices for the raw materials, equipment they need to procure from overseas, supply disruptions by the pandemic and what। Okay, तो इसमें ये समझाया गया है कि जो जितने भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो बाहर से रॉ मटेरियल्स या फिर इक्विपमेंट अपनी इंपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे अपना सामान प्रोड्यूस करने के लिए, अब क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं। क्यों सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं? क्योंकि पैंडेमिक आया था, अभी भी चल रहा है, वहाँ पे कितनी सारी वेव्स आ रही हैं पूरे वर्ल्ड में। और फिर उसके बाद जो यूक्रेन की वॉर है उसकी वजह से जो मतलब सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं, इस वजह से भी बहुत दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को। अब फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर ने कुछ कोशिशें की हैं ताकि वो जो लोगों के मन में एप्रीहेंशंस हैं कि रुपी एक फ्री फॉल में है। फ्री फॉल मतलब वैसे तो फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि अपने नेचुरल कोर्स पे चल रहा है। रुपी अगर गिर रहा है नेचुरली फ्री एक्सचेंज मार्केट में तो उसे गिरने देना चाहिए। ज़बरदस्ती उसको आप टाइटन कर दो और उसके अगेंस्ट अप्रिशिएट कर दो डॉलर के अगेंस्ट, दिस इज नॉट गुड sometimes। Okay, I'll explain it in the further course। A scenario that could ultimately prove rather damaging for macroeconomic stability by spurring imported inflation at a time when both fiscal and monetary authorities are battling to tame runaway inflation। ठीक है, तो मैं अब आपको सबसे पहले दो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि
हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट ना करें, लेकिन इस टाइम पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो रही है। अब सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन इज एक्चुअली द जनरल प्राइस द जनरल प्राइस राइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का, सर्विस का एक जनरल लेवल पे सबका प्राइस का बढ़ना और एक लॉन्ग ड्यूरेशन में। ये नहीं कि एक दिन बढ़ गया दूसरे दिन कम हो गया तो हमने बोल दिया कल इन्फ्लेशन थी आज इन्फ्लेशन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और ये जनरल प्राइस लेवल होना चाहिए, मतलब उसके अम्ब्रेला के अंडर सारी कमोडिटीज, सारी सर्विसेज कवर होती हैं। अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है? अब देखो, इन्फ्लेशन बेसिकली होती क्यों है? जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है ना, जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई बहुत कम होती है ना। तो अब डिमांड ज़्यादा क्यों होती है? डिमांड इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों के पास बहुत सारी लिक्विड मनी है, बहुत सारा कैश इन हैंड है, उनके पास खरीदने के लिए बहुत पैसे हैं, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई कि सप्लाई मैच ही नहीं कर पा रही। तो इस वजह से इन्फ्लेशन होता है। लेकिन अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है जिस वजह से हमारी जो ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की वो सफ़र कर रही है बहुत टाइम से, क्योंकि यहाँ पे पहले ही फिस्कल डेफिसिट और सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन अब वो और सफ़र कर रही है क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। हम इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं इन्फ्लेशन को? एक तो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन है, मतलब आप अगर यूएसए का सिनेरियो देखोगे तो यूएसए के अंदर पहली बार इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। आप यूरोप का देखोगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी हुई है कमोडिटीज़। तो ऑटोमेटिकली जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से वो महंगा ही इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले सस्ता कर रहे थे, अब महंगा कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को भी, तो यहाँ के लोग महंगा ही बेचेंगे ना जो इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। तो वी आर इम्पोर्टेड, वी आर इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन। और इसलिए भी इम्पोर्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन क्योंकि फॉर एग्जांपल यूक्रेन की वॉर है, वहाँ से एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे, नियॉन नहीं आ पा रहा, लिथियम नहीं आ पा रहा, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो नहीं आ पा रही। तो इस वजह से और महंगा आ रहा है। अगर ब्लैक में भी कहीं से कई लोग मंगाते हैं तो महंगा होता है, तो यहाँ पे भी महंगाई बेचते हैं, तो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों को महंगाई बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में मिनिस्टर स्टेटमेंट इन लोकसभा, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, सोरिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, मेजर ड्राइवर्स। ठीक है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जब लोकसभा में इसकी एक्सप्लेनेशन दी तो उन्होंने मेजर ड्राइवर्स ऐसी इन्फ्लेशन के बताए कि बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, और जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये दो रीजंस बताए जो मेजर ड्राइवर्स हैं हमारे रुपी डेप्रिसिएशन के। लेकिन जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि मतलब दिक्कत तो है, सिर्फ यही दिक्कत नहीं है ये सब जो चल रही है पैंडेमिक और कॉन्फ्लिक्ट, दिक्कत और भी है। अब दिक्कत क्या है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, जो हमारे यहाँ पे उन्होंने, अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो बाहर के लोग या बाहर के इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया की कंपनीज में शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो ये कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, है ना, इसे हॉट मनी कहते हैं बेसिकली। तो फिर ये क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, ये लोग फटाफट से सारे एसेट्स अपने बेच रहे हैं और सेफ हेवन्स में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं उस मनी को। सेफ हेवन क्या होता है? सेफ हेवन ऐसी जगहें होती हैं जैसे पनामा और बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत ही कम टैक्स लेते हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट पे, बहुत ही कम या फिर ज़ीरो। कई कई जगहों पे तो टैक्स एकदम ज़ीरो है आपकी पैसों पे। तो इसलिए क्योंकि अब हर जगह प्राइस राइज हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट राइज कर रही है हर गवर्नमेंट, तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ ले जाते हैं। नाउ सो फार इन 2022 एफपीआई इज डम्प्ड, अच्छा अभी तक $29.6 बिलियन, मतलब जो इंडियन इक्विटी और डेट में इन्होंने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था वो डंप कर चुके हैं, यहाँ से लेके जा चुके हैं। और हाँ, और इसका एक मेजर रीज़न ये है कि जो यूएसए है, यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई कर चुका है, बहुत ज़्यादा हाई। तो क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट उन्होंने बहुत हाई कर दिए हैं, तो अब वो जब वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पे, है ना। जैसे हम यहाँ पे अपना पैसा जमा करते हैं तो हमें अपने सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही उन्हें भी मिलेगा। तो इसीलिए वो यहाँ से ले जाके अपनी कंट्रीज़ में यानी कि यूएसए वगैरह में दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिससे मतलब ये चीज़ पता कैसे चलती है? डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स क्या होता है? मतलब जो डॉलर की वैल्यू
और बहुत सारी ऐसी फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट जिससे यूएस से ट्रेड करता है, फॉर एग्जांपल यूरो, येन, इंडियन रुपी, उसके अगेंस्ट बहुत हाई हो चुकी है इस टाइम पे। इट इज़ एट इट्स 20-year हाई। और अगर हम देखें, लेकिन अगर एक और चीज़ इसमें लिखी है, जो रुपी की रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, मतलब ऐसा इस ऑथर ने बताया है, जो राइटर है, वो अभी भी ओवर वैल्यूड है। जो इंडियन रुपी है, मतलब इट स्टिल हैज़ अ रूम टू डेप्रिशिएट फर्दर, अभी और रुपी का वैल्यू नीचे जा सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी करेंसीज हैं जो अभी रुपी से भी बहुत बुरी सिचुएशन में है। तो मिस्टर दास ने, मतलब शक्तिकांत दास ने, इस पे ये कहा है कि इंडियाज अंडरलाइंग फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट। हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत स्थिर है, बहुत रेजिलिएंट है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एडिक्वेट हैं। और ऐसे, मतलब उन्होंने ऐसे फियर्स जो लोगों के मन में आ रहे हैं उसको हटाने के लिए ये सब कहा है कि हम अभी भी दूसरी करेंसीज के मुकाबले काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी शॉक बैरियर वो है, हम कर सकते हैं, रेजिलिएंट है। RBI will need to judiciously utilize every dollar in its war chest to ensure that a likely slowdown in exports and sticky imports do not add more undue pressure on the rupee। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि RBI सिर्फ ये कह के सबके फियर्स को एली नहीं कर सकती। उन्हें एक एक डॉलर जो हमारे पास है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो लोग कह रहे हैं हम रेजिलियंस के लिए रखा हुआ है, उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना पड़ेगा। और ताकि, अब देखो इसमें एक लास्ट लाइन में एक चीज़ है, उसके लिए मुझे आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया, तो मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो हम इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक सेंट्रल वो होती है, जैसे RBI है हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक, वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब इससे दो चीज़ होती है, जो लोन होगा, लोन पे जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा तो ऑब्वियसली लोग कम लोन लेंगे तो लोगों के पास कैश इन हैंड बहुत कम आएगा। कैश इन हैंड बहुत कम आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। अभी मैंने बताया डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन होती है। अब डिमांड कम हो गई तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अब जब हम अपना डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा चुकी है RBI, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो हमने जो डिपॉजिट किया मनी उस पर हाई इंटरेस्ट मिलेगा। हाई इंटरेस्ट मिलेगा तो लोगों के अंदर काफ़ी उत्सुकता होगी कि हम इससे अच्छा पैसों को अपना बैंकों में रखें ताकि इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इफेक्टिव होती है इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। अब हम देखते हैं next editorial. So the editorial's heading reads as Union of the Sanctioned. Putin is betting on Iran to expand Russian influence in the region. अब यह आपको यूनियन ऑफ द सैंक्शन तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल लगा होगा। अब इसका मतलब यह है क्योंकि रशिया पे भी सैंक्शंस है, ईरान पे भी सैंक्शन है, अब दोनों ने यूनियन कर लिया, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। Hardly a surprise, Putin chose Iran, another country receiving end of। हाँ, तो सबसे पहले मतलब इन्होंने ये बताया है कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सरप्राइज कि पुतिन ने ईरान को चूज़ किया, सबसे पहली कंट्री ऐसी जो फॉर्मर सोवियत संघ की जो वो होती थी एरिया था उससे बाहर विजिट करने के लिए। और तब से जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को February 24 से लेके अभी तक, तो सबसे पहले वो सोवियत यूनियन के एरिया से बाहर अगर कहीं गए हैं तो वो पहली कंट्री ईरान है। अब क्या ऐसा है इन दोनों के बीच में, रशिया और ईरान के बीच में कॉमन, जो इन दोनों को साथ लेके आता है? दोनों के मन में ऑपोजिशन टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब USA वगैरह। तो लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये पहली बार है कि ये लोग इकट्ठे आ रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग ऑलरेडी, इनके बीच में काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर इन सीरिया इज़ वेल। अगर आपको सीरिया का पता होगा कि वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है बहुत टाइम से, और स्पेशली जो उनके प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, बशर अल असद, उनको सपोर्ट किया था रशिया ने भी और ईरान ने भी। तो दोनों की पोजीशन सेम है एज फार एज सीरियन सिविल वॉर इज कंसर्न्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों कॉमन है। लेकिन ये आर्टिकल ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज मेरी गो अराउंड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। देर आर टेंशंस जहाँ पे पता चलता है कि रशिया बिग ब्रदर, मतलब बिग बुली की तरह एक्ट करता है ईरान के खिलाफ।
तो बस ऐसे ही इन्होंने ये कह के छोड़ दिया, बताया ही नहीं कि कैसे कैसे नहीं। तो हम हाँ आवर्स बिफोर मिस्टर पुतिन लैंडेड इन तेहरान, कंट्री साइंड, ठीक है। तो जब पुतिन तेहरान मतलब ईरान की कैपिटल वहाँ पे लैंड करने से थोड़े ही घंटों पहले दोनों कंट्रीज ने मतलब ईरान और रशिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की $40 बिलियन वर्थ एनर्जी के ऊपर, जहाँ पे रशिया की कंपनी है गैसप्रोम जो मतलब काम करेगी नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी के साथ ताकि वो एनर्जी फील्ड्स डेवलप कर सकें, एलएनजी प्रोजेक्ट्स बनाए, पाइपलाइंस बनाए। और हाँ, तो अब ये हमने पढ़ लिया कि अभी रशिया और ईरान के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन हमें अभी ये भी पता, अगर आप थोड़ा रेगुलर फॉलोअर हैं न्यूज़पेपर के, तो आपको पता होगा कि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले यूएसए में जो यूएसए के प्रेसिडेंट है बाइडन जी आए थे अभी इजराइल वगैरह और पूरे वेस्ट एशिया का टूर करने, सऊदी अरेबिया का आपने देखा होगा, ठीक है। तो तब उन्होंने ये कहा था कि जब यूएसए के प्रेसिडेंट आए थे तब उन्होंने कहा था कि रशिया मतलब बहुत सारे ईरान से ड्रोन्स मांग रहा है ताकि वो यूक्रेन में डिप्लॉय कर सके। और तो मतलब जब इतनी एलिगेशंस लगी रही हैं तो रशिया वेंट अ स्टेप अहेड एंड केम टू ईरान, और फिर ताकि वो अपनी इकोनॉमिक, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ईरान के साथ बहुत ही डीपन कर सके। और इसमें कोई शौक वाली बात नहीं है कि पुतिन को तेहरान में यानी कि ईरान में एक बहुत ही रिसेप्टिव ऑडियंस मिली। अब सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में okay, so in second paragraph, Mr. Putin met Turkish President Recep Tayyip Erdogan to discuss Syrian civil war and United Nations proposal। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा एक ट्राइलेटरल समिट हुई थी ईरान में जिसमें जो टर्की के वो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन और ईरान के जो आयतुल्ला हैं उन्होंने डिस्कस किया था। एक तो ये यूएन का प्रपोजल, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो बहुत सारे फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट रुक गया है ब्लैक सी के थ्रू, तो उस प्रपोजल को के उसके लिए कुछ करा जाए, ये डिस्कस करने के लिए ये लोग मिले थे। और क्योंकि फूड सिक्योरिटी हिट हो रही है पूरे वर्ल्ड की, इजिप्ट वगैरह में तो आधे से ज़्यादा मतलब व्हीट ग्रेन आता ही यूक्रेन से था, वो अब ब्लैक सी ब्लॉकेड हो गया है तो वहाँ पे कैसे आएगा, ये सब डिस्कस करने के लिए और सीरियन सिविल वॉर डिस्कस करने के लिए तीनों मिले थे। तो नाउ इट इज़ रिटन दैट दिस शोज द कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिकल मूव्स एट प्ले इन वेस्ट एशिया। Now Turkey, why this entire move and this entire summit is very complex to actually comprehend? Why? Now Turkey is a NATO member, है ना, टर्की नाटो का मेंबर है। नाटो आपको पता होगा कि ये यूएस से और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है जो मतलब ऐसा कहती है कि एक के अगेंस्ट आपने अगर वॉर डिक्लेयर की तो सबके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की, तो सब एक हैं, वन फॉर ऑल, है ना, एंड ऑल फॉर वन। तो फिर लेकिन टर्की नाटो के मेंबर होने के बावजूद यहाँ पे थे, और टर्की ने स्टार्टिंग में कंडेम भी किया था रशियन वॉर को, रशियन इन्वेजन को, और इनफैक्ट टर्की ने यूक्रेन को ड्रोन्स भी सप्लाई किए थे रशिया के अगेंस्ट डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन नाउ टर्की डिडंट go with and didn't join the western sanctions against Moscow, लेकिन उन्होंने sanctions नहीं लगाई थी, condemn किया, drones भेजे, लेकिन sanctions नहीं लगाई थी मॉस्को के अगेंस्ट। ओके हाँ, और एक और चीज़ जो डिफरेंट है रशिया और टर्की के बीच में वो ये है कि दोनों ऑपोजिट साइड्स को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं सीरियन सिविल वॉर में, बिल्कुल ऑपोजिट पोजिशन है दोनों की वहाँ पे। अगर हम अब ईरान की बात करें तो मतलब मैं कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ कि वाई दिस एंटायर सिनेरियो इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब ईरान की बात करें, ईरान का 2015 में आपको न्यूक्लियर डील पता होगी ताकि वो अपना यूरेनियम अपग्रेडेशन को रोक दें ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाएँ, इसके लिए बहुत सारी टॉक्स चल रही थी। लेकिन यूएस ने क्या किया, 2018 में यूनिलैटरली उस एग्रीमेंट से पुल कर लिया खुद को। तो अब इस वजह से, क्योंकि मतलब ईरान भी मतलब वो अब जो टॉक्स चल रही थी वो भी स्टॉल हो गई हैं, वो इट इज़ गोइंग नोवेयर, एक्चुअली नोवेयर। तो अब क्या हो रहा है, इट इज़ एन ऑब्वियस चॉइस फॉर ईरान, आई मीन चाइना एंड रशिया बोथ बिकम एन ऑब्वियस चॉइस। अगर आपको चाइना और ईरान का भी पता होगा तो दोनों ने 25 साल की
अग्रीमेंट साइन की है। आई थिंक इट्स $400 बिलियन वर्थ, बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की हुई है। अब रशिया के अगेंस्ट ये $40 बिलियन वाली एनर्जी पार्टनरशिप साइन कर ली, ठीक है। तो बस यही सब डिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ, एक और चीज़ जो ये विजिट हाईलाइट करती है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया इन द टाइम ऑफ ग्रेट पावर राइवलरीज। वेस्ट एशिया का इम्पोर्टेंस, क्यों सब चाहते हैं कि वहाँ से सपोर्ट मिल जाए, क्यों पुतिन नहीं, क्यों बाइडन ने अभी थोड़े दिन पहले ही जब उन्होंने विजिट किया सऊदी अरेबिया वगैरह में जाके, क्यों ये बोला कि मैं ऐसा कोई भी वॉइड नहीं छोड़ूंगा, यूएसए विल लीव नो वॉइड जिसे चाइना या रशिया आके फिल कर सके वेस्ट एशिया में। यूएसए विल स्टैंड विद वेस्ट एशिया, इट इज़ हियर एंड स्टफ लाइक दैट। तो मिस्टर पुतिन विजिट, हाँ, तो फिर मिस्टर पुतिन की विजिट उसके कुछ ही दिनों बाद आई, मतलब अभी जो यहाँ पे गए जब वो बाइडन साहब आए थे उसके बाद। Mr. Biden warned America's traditional allies against Russia, China, and Iran gaining greater influence in the region. Now I would like to read the last line. While Mr. Biden seeks to build a united front of American allies in West Asia against Iran and Russia, Mr. Putin is betting on Iran to expand the Russian influence in the region in these difficult times. Alright, अब ये हो गया। तो लेकिन मैं एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी इस पूरे रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से, जिसमें इंडिया का थोड़ा सा रोल है। वो ये है कि आपने I2U2 अभी एक देखा होगा करके, मतलब बहुत टर्म यूज़ होती है, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, तो जिसमें बहुत एक फूड पार्क्स के बारे में चल रहा है कि फूड पार्क्स बहुत जगहों पे बनाए जाएंगे और फूड पार्क्स बनाए जाएंगे और उसमें इंडिया ने कुछ ऐसा कहा कि इंडिया अपने लैंड भी देगी यहाँ पे, ताकि फूड सिक्योरिटी जो अभी बहुत ज़्यादा इम्पिंज हुई है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ कोई दिक्कत ना है, फूड ग्रेन्स अच्छे से प्रोड्यूस हो पाएँ, एंड इंडिया वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैं आपको बस ये एडिशनल बता रही हूँ कि जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं, दे आर सेइंग दैट दे वुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, क्योंकि दे फियर कि जो उनका लैंड है वो ले लिया जाएगा फूड पार्क्स बनाने के लिए, एंड दे विल बी रिड्यूस टू लैंडलेस पीजेंट्स। तो बस ये द हिंदू में आज के लिए ये 2 ही आर्टिकल्स थे अच्छे, जो बहुत मुझे लगा डिस्कस करने चाहिए। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स, मैं बहुत ब्रीफली ये बताना चाहूँगी कि इस चैनल का पर्पस क्या है, ठीक है। तो इस चैनल का पर्पस हो सके तो प्लीज़ स्पेयर अ मिनट एंड रीड द अबाउट सेक्शन ऑफ दिस चैनल। तो पहला पर्पस ये है कि इन वीडियोस के थ्रू डेली बेसिस पे आपको द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स का एनालिसिस मिल जाए। आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट को कल्टिवेट कर रहे हो, बिल्कुल अभी बिगिनर हो, या आप एक जनरल स्तर पे नेशनल और इंटरनेशनल हॉट टॉपिक से खुद को अवेयर करना चाहते हो, तो आपको ये एक बेयर मिनिमम हेल्प प्रोवाइड करेगा उन एडिटोरियल्स को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। दूसरा मोटिव है कि स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने में आपको, अभी आई एम वेरी न्यू टू दिस स्पेस, है ना, इसकी डिटेल्स मैं आपको बिल्कुल ग्रेजुअली ही दे पाऊंगी, ओवर द कोर्स ही पता चलेगा। Let me be at least 1 week into the process. Let me gather how everything works in this space, and also let me get my tight schedule little sorted, and then I will let you know. तो चलिए अब हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। तो पहला आर्टिकल यहाँ पे जो है, इट इज़ वेलकम मैडम प्रेसिडेंट। अब आपको पता है कि हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में ये आर्टिकल है। पहले तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस, आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल मोमेंट इन आवर लाइफ्स, बट नाउ लेट्स रीड इट। तो इसमें 11 पैराग्राफ्स हैं इन आर्टिकल्स, इट इज़ आर्टिकल में। तो मैं बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करूँगी, क्योंकि इसमें मतलब मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे खुद को भी पढ़ना था, आई वॉन्टेड टू रीड इट, और मैं बहुत ब्रीफली इस आर्टिकल को डिस्कस करूँगी। On December 19, 1946, speaking at the Constituent Assembly, Adivasi leader Jaipal Munda called the new constitution an opportunity for my people who have suffered for 6,000 years. तो Constituent Assembly के एक मेंबर थे जयपाल मुंडा, जो आदिवासी थे। उन्होंने दिसंबर 19, 1946 को ये कहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ड्राफ्टिंग स्टेज में था, नहीं तब तो बन गया था, हाँ,
तो तब उन्होंने ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आज से जो 6000 पहले से लेके अभी तक जितना भी मेरी कम्युनिटी और मेरे बिलावड लोगों के लिए जितना भी अगेंस्ट उनके गलत हुआ है, ये उन चीज़ों को ख़त्म करने में हेल्प करेगा। अब 1947 में एक एडवाइजरी कमेटी थी जो बहुत सारी स्कीम्स प्रिपेयर कर रही थी आदिवासीज़ के लिए, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ को एडमिनिस्टर कैसे करना है, कैसे कैसे देश में ये सारे इश्यूज लिए जाएंगे, तो इस सब के लिए एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म की गई थी। लेकिन जयपाल मुंडा ने उस टाइम पे उन लोगों को बहुत सीरियसली बहुत वार्न किया था कि इस कमेटी की सिलेक्शन करते हुए ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी ने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि उसमें कम से कम एक ट्राइबल वुमेन ज़रूर होनी चाहिए। आई मीन उनका पर्सपेक्टिव कैसे पता चलेगा वरना। सो ही वॉज वेरी एंग्री एट दैट टाइम अबाउट दिस थिंग। अब उस बात को 75 ईयर्स हुए हैं और 75 ईयर्स बाद पहली बार आदिवासी प्रेसिडेंट हमें मिली हैं द्रौपदी मुर्मू के रूप में। सेकेंड पैराग्राफ, आदिवासीज और द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ओरिजिनल इंडिजिनस पीपल लिविंग इन इंडिया। ये तो बात आपको देखो पता होनी चाहिए कि जहाँ से मतलब ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन। हम कहीं ना कहीं आए तो एक फॉरेस्ट डोमिनेटेड रीजन से ही है ना। पहले तो सब कुछ यही था, पहले तो हमारा जो धीरे धीरे हम लोग सेटल होने लग पड़े, फिर एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर की वजह से फिर इंडस्ट्री आ गई, फिर हमने अपना सिटी लाइफ को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के, है तो फॉरेस्ट डोमिनेटेड, ट्राइबल एरियाज डोमिनेटेड है ना। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो 8.6% हमारी इंडियन पॉपुलेशन, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, 8.6% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिया की, और इनकी एक्चुअल पॉपुलेशन है 104 मिलियन। और ये प्रीडोमिनेंटली बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं, मोस्टली वहाँ पे डोमिनेट करते हैं। तो जो द्रौपदी जी हैं वो एक सांथाल वुमेन है, सांथाल इज ए ट्राइब। अब हाँ, तो बस इसमें ये बताया गया है कि ये बहुत ही बड़ी फाइटर रही हैं। शी हैज़ हैड अ वेरी ब्यूटिफुल करियर। अगर आप देखो तो शी हैज़ बीन अ लेजिस्लेटर, शी हैज़ बीन अ मिनिस्टर एंड शी हैज़ बीन अ गवर्नर एज वेल। सो शी वॉज बॉर्न इन 1958 इन द उपारपेड़ा पंचायत इन उड़ीसाज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा हुई थी और ये वहाँ पे पहली विमेन थी जो कॉलेज गई थी। और ये 2 बारी उड़ीसा की असेंबली में 2000 में और एक बारी 2009 में ये इलेक्ट की गई थी, और ये मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। एक कोलिजन गवर्नमेंट थी बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, जब 2000 से 2004 के बीच में, तब ये मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और ये झारखंड की गवर्नर है 2015 से लेके 2021 तक की। ओके, लेकिन अब हम आते हैं कि वाई शी इज़ डिफरेंट, है ना। वाई दिस प्रेजिडेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अभी तक जितना हमने सुना प्रेजिडेंट्स के बारे में कि वो रबर स्टैम्प होते हैं या फिर क्या। ठीक है, अभी देखते हैं। तो इसमें जब वो गवर्नर थी झारखंड की, 2016 की बात हो रही है ये, तो 2 अमेंडमेंट्स मतलब उनके पास अप्रूवल के लिए आई थी, जो वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट जब थी झारखंड में, तो 2 अमेंडमेंट्स उनके पास आई थी। एक तो अमेंड करनी चाहती थी ओल्ड छोटा नागपुर टेनेंसी को, एक संथाल पारगना टेनेंसी एक्ट को। तो 2 एक्ट में अमेंडमेंट होनी थी, जिससे मतलब ये कहा जाता है कि बहुत ही इजीली फिर जो ट्राइबल लैंड है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ट्रांसफ़र हो जाता। तो इसके अगेंस्ट बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने प्रोटेस्ट किया था। फिर 2017 में गवर्नर ने मतलब द्रौपदी जी ने इन दोनों ही अमेंडमेंट बिल्स को रिटर्न कर दिया था, जिससे ये पता चलता है कि शी इज़ नॉट ईजी विद एनी गवर्नमेंट, है ना। अगर जो चीज़ अगेंस्ट है शी वुड नॉट गिव अप्रूवल टू इट। तो बस यही। अब सांथाल कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे बताया है कि इनकी एक बहुत ही प्राउड हिस्ट्री है। अगर आप जून 30, 1855 की बात करेंगे तो जस्ट 2 साल पहले 1857 के रिवोल्ट से, तो 2 भाई थे, सिद्धू एंड कानू मुर्मू। अगर आप कभी भी आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये ज़रूर पता होगा। तो उन्होंने 10,000 सांथाल्स को ऑर्गेनाइज़ किया था और रिबेल किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट और उनके लैंड ग्रैबिंग ज़मींदारी सिस्टम के अगेंस्ट। तो इस तरह हमने देखा कि सांथाल कम्युनिटी की एक बहुत ही प्राउड हिस्ट्री है। अब हम देखते हैं कि मुर्मू जी का इस पोस्ट पे एस्केलेशन आपको भी पता है कि बहुत ही ज़्यादा आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा, ट्राइबल्स को, विमेन को, है ना। तो दे विल बिलीव कि अगर
उनकी राइज पॉसिबल है, सो इज देयर्स, उनका राइज भी पॉसिबल है। और पता है जो इनका मतलब है सबसे ज़्यादा, चलो ये सब हमने देखा कि शी हैज़ बीन अ लेजिस्लेटर एंड गवर्नर, लेकिन हमने ये भी देखा कि उनकी एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी है जो एक्चुअल में बहुत टचिंग है, कि उन्होंने अपनी बहुत ही छोटी उम्र में अपने हस्बैंड को जब जैसी शादी हुई थोड़े टाइम बाद खो दिया। फिर उसके बाद उनके 2 बच्चे थे, वो भी उनकी डेथ हो गई। अब शायद उनकी बेटी है सिर्फ एक, और उन्होंने बहुत ही मुश्किलों में अपनी उस बेटी के सहारे अपनी ज़िंदगी जी। अगर आप, उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई थी एक स्पीच में, तो वो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर अब हम नीचे आए तो हाँ, तो अब यहाँ पे बस वही जो मैं अभी बात कर रही थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो उसके हिसाब से हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव होती है, मतलब वो वाली नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर वाला कैबिनेट होता है, वो रियल एक्सरसाइज करता है पावर्स को रियलिटी में। लेकिन जो मतलब प्रेसिडेंट होता है, उन्हें कहीं लोग रबर स्टैम्प या फिर टाइटलर हेड ऐसे कहते हैं। लेकिन हमें क्योंकि पता चल गया कि मुर्मू जी ऑलरेडी एक बारी पास्ट में ऐसे चीज़ों को अप्रूवल नहीं देती इतनी ईजिली, जो उन्हें लगता है कि सच में उन्होंने एक चीज़ कही थी, आई विल नेवर लेट माई पेन डू इनजस्टिस टू एनी पर्सन इन दिस नेशन, तो शी विल नॉट लेट दिस हैपन। अगर हाँ आई वुड लाइक टू रीड दिस पैराग्राफ। In the Mahabharata, the name Draupadi is derived from Drupad, her father, which means pillar. The President of India is intended to be a pillar of constitutional strength for our people. तो महाभारत में अगर आप द्रौपदी देखोगे तो द्रुपद, जो द्रौपदी के पापा थे, उनसे आया, और द्रुपद मतलब होता है पिलर, स्तंभ। तो हमें बस यही आशा है कि हमारी जो मैडम प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक ठोस स्तंभ बन के साबित होंगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, द विसल ब्लोअर्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि विसल ब्लोअर होते कौन है। विसल ब्लोअर एक पर्सन, कोई भी, ऑफन एन एम्प्लॉय, जो वो अगर किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है या फिर एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन रिवील करता है, मतलब जो भी उस फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी चल रही है, या तो वो इलीगल है, इमोरल है, इलिसिट है, अनसेफ है या फ्रॉडुलेंट है, जो भी इंसान उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो काम कर रहा है, यूजुअली वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं, उसे हम विसल ब्लोअर कहते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम ये 3 पॉइंटर्स पढ़ लें फटाफट से, क्योंकि ये एक्सप्लेन किया हुआ है एक पास्ट विसल ब्लोअर इवेंट को। The Panama Papers was a Pulitzer Prize winning investigation of a data leak from the Panamanian law firm Mossack Fonseca. तो जो पनामा पेपर्स आपने इन्वेस्टिगेशन पढ़ी होगी, आपने देखा होगा 2016 में, हम तो स्कूल टाइम होते थे, हम स्कूल में होते थे तब, तो आई वाज इन 12th आई रिमेंबर। तो बहुत अचानक से ऐसी न्यूज़ आई कि पेपर ही पेपर पड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर्स ही न्यूज़पेपर्स उस सड़कों पे पड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर भरी हुई है उससे, पनामा पेपर्स। कभी कोई सेलिब्रिटी, कभी कोई बहुत सारे हेड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो उसमें कहीं कहीं देशों के, जैसे आपने नवाज शरीफ का देखा होगा, बहुत सारे उसमें अक्यूज़ हुए थे। तो और ये इन्वेस्टिगेशन को पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था, मतलब ये जर्नलिज्म में सबसे हाईएस्ट प्राइज़ होता है। तो ये डेटा पनामा पेपर्स मतलब क्या था, एक पनामियन, मतलब पनामा एक जगह है जहाँ पे एक लॉ फर्म थी मोसैक फोंसेका, उसका डेटा लीक किया था, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिससे ये पता चला था, जिसके 11 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, जिससे ये पता चला था कि 2 लाख ऑफशोर एंटिटीज़, मतलब 2 लाख ऐसे जो पनामा के हैं नहीं, बाहर के लोग, मतलब बहुत सारे देशों के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीक हुई थी कि वो अपना पैसा वहाँ पे इधर उधर रखते हैं एक टैक्स सेफ हेवन में, ताकि मतलब वो बच सकें, अपनी इलिसिट मनी को बचा सकें गवर्नमेंट से, और कभी भी फ्रॉडुलेंट साबित ना हो सके। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो 1977 से 2016 तक की थी, मतलब 40 साल वो कंपनी ऑपरेट की, जो लॉ फर्म है मोसैक फोंसेका। फिर उसके बाद तो बंद ही कर दिया था 2016 में उसको। तो डिटेल्स ऑफ इंडियन क्लाइंट्स वर इन, अच्छा, तो जो इंडियन क्लाइंट्स थे उस लॉ फर्म के, वो 36,000 उनके डॉक्यूमेंट्स थे। तो बहुत सारे इंडियंस भी इसमें अक्यूज़ हुए थे उस टाइम पे। और जिस दिन पनामा पेपर्स पब्लिश हुए थे, उस दिन हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप को फॉर्म किया था, ताकि वो एक प्रोब को स्टीयर कर सके। और वो जो ग्रुप था वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। फिर 6 साल बाद, क्योंकि अब इस बात को 6 साल हो गए,
तो हम देखें तो फिगर्स ऑफ अनडिक्लेयर्ड एसेट्स डिटेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू आरटीआई एप्लीकेशंस आर इम्प्रेसिव। अच्छा, तो 2019 की बात है, तो जो अनडिटेक्टेड टैक्स था वो ₹1564 करोड़ था, लेकिन जुलाई 2021 में ये बढ़ गया, इट हैज़ रिजन टू ₹20,078 करोड़। इट्स लाइक 20 टाइम्स राइज, है ना। और जो टैक्स एक्चुअल में गवर्नमेंट जुलाई 2021 में रियलाइज किया था वो था ₹142 करोड़। तो आप एक बड़ी डिफरेंस देखिए कि कितना है, 20,078 करोड़। आई एम सॉरी, आई हैव टू लाइक ये हिंदी की काउंटिंग आई जस्ट गेट रॉन्ग्ड विद, आई एम सॉरी अबाउट दिस। ओके, नाउ लेट्स रीड द आर्टिकल। मैंने आपको विसल ब्लोअर्स बता दिया, अब देखते हैं। Within 10 days, 2 whistleblowers gone public in interviews. 10 दिन के अंदर अंदर 2 विसल ब्लोअर्स ने अपने पब्लिक इंटरव्यूज में रिवील किया है। जुलाई 2022 जुलाई 13 को मार्क मैगन, जिसने ऊबर के अगेंस्ट, जो ऊबर के यहाँ काम करते थे, उन्होंने ये रिवील किया कुछ 1,24,000 डॉक्यूमेंट्स को लीक करते हुए, जिन्हें ऊबर फाइल्स दे गया, जैसे पनामा पेपर्स है, इसका नाम रख दिया ऊबर फाइल्स। तो उन्होंने ये बताया कि जो ऊबर है वो बहुत सारी गवर्नमेंट्स अक्रॉस यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, बहुत सारी गवर्नमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, उनको मतलब प्रमोट करे। तो ऐसे वो बहुत अनड्यू एडवांटेज उठा रही है जो ऊबर कंपनी है। और जो जुलाई 22 को एक विजल ब्लोअर जो पनामा पेपर्स के उस टाइम पे थे, उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया, दो उन्होंने मतलब अपना नाम रिवील नहीं किया, पर अनोनिमस ही है। तो लेकिन उनको कई लोग जॉन डोई के नाम पे मतलब बुलाते हैं, ताकि एक नाम मिल जाए बस उनको रेफ़र करने के लिए। तो उन्होंने ये एक्सपोज किया कि बहुत सारे रिच और पावरफुल लोग हैं जो अपनी मनी बाहर पार्क करते हैं और या फिर इधर उधर घुमाते रहते हैं, क्योंकि यही ब्लैक मनी का मतलब रूल है। यू कीप ऑन मूविंग इट, यू डू नॉट कीप इट स्टिल एट अ प्लेस, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग इट सो दैट इट नेवर गेट्स डिटेक्टेड। तो यही मतलब ये सब रिवील किया। फिर उसके बाद हाँ, मेजर टेक अवेज क्या है जॉन के रिवीलेशंस के बारे में, जिन्होंने पनामा पेपर्स के बारे में रिवील किया कि उन्होंने 2.6 टेराबाइट्स ऑफ सीक्रेट डेटा रिवील किया है मोसैक फोन्सेका का, जो अल्टीमेटली शट डाउन होगी। ये मैंने अभी आपको बताया। बहुत सारे क्रिमिनल्स, हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ड्रग कार्टल्स, उनकी सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। और बस मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब एक चीज़ विसल ब्लोअर से जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि बहुत ही फेमस केस था एडवर्ड स्नोडन का। तो इन्होंने ये मतलब ऐसा एक कंट्रोवर्सी है पेट्रियट और ट्रेटर करके, में क्या ये पेट्रियट थे या फिर ट्रेटर थे। इन्होंने क्या कहा था कि ये एनएसए मतलब जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है यूएसए की, 2013 का केस है ये। इन्होंने मतलब उस टाइम पे कहा था कि ये उस टाइम काम करते थे, इसके साथ एक इंजीनियर थे, शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कि मैं आई एम लिटरली फेड अप विद द वे माय गवर्नमेंट वर्क्स। आई टुडे नाउ दैट आई नो how everything is actually going on and I can't really support the way my country is working। तो उन्होंने बताया कि यूएस स्पाई एजेंसी है, वो बहुत सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स को मतलब अपने पास रखती है रिकॉर्ड करके, और वो चाइना के नेटवर्क्स को हैक करती है। बहुत सारी एम्बेसीज हैं जो यूएसए में काम कर रही हैं, वो सर्वेलेंस के अंडर हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिवील की, कहीं तो बहुत ही सच में ऐसी थी कि बहुत सारा यूएसए डेटा मैनिपुलेट करता है, बहुत कुछ ऐसा ऐसा रिवील किया। तो मतलब फिर उस टाइम में एक प्रोसिक्यूशन हुआ था। अब तो ये मेरे ख्याल से रशिया में रहते हैं, ही इज़ नॉट इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर है कि वापस जाएंगे तो विल बी एग्जीक्यूटेड। तो बस यही चलता है कि कई लोग कहते हैं ये पेट्रियट है क्योंकि ये गवर्नमेंट की इल एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। कई लोग कहते हैं कि क्योंकि चाइना हमारा बहुत बड़ा राइवल है तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे साथ भी ऐसा करते हैं तो हमें उनके नेटवर्क्स हैक करने ही पड़ेंगे। सो दिस इज़ द कंट्रोवर्सी, सो इज अ ट्रेटर समटाइम्स से दिस। Okay, now the question is, does India have a comparable case of whistleblower revealing major state or corporate secrets? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इंडिया में कोई ऐसा मेजर केस है जहाँ पे मतलब किसी ने उठ के रिवील किया हो कि स्टेट गलत कर रही है या कोई कॉरपोरेशन गलत कर रही है। तो इसमें ये कहा है कि ऐसा कोई भी कंपैरेबल केस नहीं है। हाँ, एक है ऐसा, एक वेल नोन इंडियन विसल ब्लोअर थे जिनका नाम सत्येंद्र दुबे था।
He was an IIT graduate working on segment of the National Highways Authority of India's Golden Quadrilateral in Bihar. आपको पता होगा ये एक प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को मतलब पीएमओ को लिखा था कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है इस प्रोजेक्ट में, ये जो हाईवे का प्रोजेक्ट है। तो मतलब इट कॉस्टेड हिम हिज लाइफ, क्योंकि जितने भी करप्ट लोग थे, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उसको मरवा दिया। तो फिर एक साल बाद 2003 का केस था, तो एक साल बाद उसके गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन फॉर द लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट एलिज्ड corruption or misuse of office by a government officer or department, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC को एजेंसी बताया गया जो ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व करेंगी और रूटीनली। फिर 2014 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट एनैक्ट किया, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। अब मतलब इसमें लास्ट लाइन में पढ़ना चाहूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। फटाफट से उसकी हाईलाइट्स देख लेंगे 3-4। 8 years have passed and the act has not come into force and the rules for it have not been finalized. मतलब 8 साल हो गए, एक्ट अभी तक लागू नहीं किया गया है, ना ही कोई बहुत ही डिटेल्ड इसके रूल्स बने हैं ताकि कैसे कैसे निटी ग्रिटी में कहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई करेगा, इस सिचुएशन में कौन इस कंपिटेंट अथॉरिटी होगी, ये सब भी रूल्स नहीं बने हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कि हाईलाइट्स देख लेते हैं विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के 2014। सबसे पहले तो इसने एक मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश किया इस एक्ट में, जो करप्शन या फिर विलफुल मिसयूज ऑफ पावर या डिस्क्रिशन, अपनी मनमानी से जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, उसको कैसे अपनी कंप्लेंट को मतलब दर्ज करना है, उसका एक मैकेनिज्म बनाया। फिर जो दर्ज कर रहा है इस कंप्लेंट को, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी, ये कहा गया है इस एक्ट के अंदर। फिर उसके बाद ये हमने देख लिया कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी ऐसी कंप्लेंट दर्ज हो सकती है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट भी एक कंप्लेंट कर सकता है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर के लिए, मतलब पब्लिक के हित, मतलब जनहित में अगर कोई वो एक पब्लिक सर्वेंट एक कोई भी डिस्क्लोज करना चाहे इंफॉर्मेशन, वो भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब करप्शन के अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल और हर चीज़ के लिए कंपीटेंट अथॉरिटी है, मतलब कि ये वाला सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट किसको वो कर सकता है। जैसे अगर यूनियन मिनिस्टर के अगेंस्ट, कोई यूनियन मिनिस्टर है जो बहुत ही करप्ट है, अगर आपको उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट दर्ज करनी है तो वो PM को करेंगे। तो कंपीटेंट अथॉरिटी कौन हुई? प्राइम मिनिस्टर इस केस में। वैसे ही बहुत ही सारी सिचुएशंस में अलग अलग कंपीटेंट अथॉरिटीज़ हैं। अगर हाँ, लेकिन एक चीज़ जो आपको इस एक्ट के बारे में जाननी है कि ये अनोनिमस कंप्लेंट्स नहीं वो करता, अलाउ करता, क्योंकि जो कंपीटेंट अथॉरिटी है वो कोई एक्शन नहीं लेगा अगर आप अपनी एटलीस्ट आइडेंटिटी उनको नहीं बताओगे कि हम हैं कौन। मतलब ठीक है, वैसे आपका अगर ज़बरदस्ती कोई आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा पब्लिक में तो फिर उसके अगेंस्ट तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जिनको आप बता रहे हो कि ये मेरी ग्रीवेंस है मतलब, तो उनको तो बताना पड़ेगा। और ये 7 साल के अंदर अंदर जब भी आपको पता चले कि ऐसा करप्शन हुआ है या ऐसा कुछ गलत हुआ है, तो वो 7 साल के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा। और एक चीज़ है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पर्सोनल और ऑफिसर्स के अगेंस्ट नहीं अप्लाई कर, मतलब नहीं कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और हाँ, और अगर कोई मतलब नेग्लिजेंटली आपकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है, मतलब विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी रिवील कर देता है, तो वो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की, या फिर फाइन भी दिया जा सकता है उसके अगेंस्ट, मतलब उसे देना पड़ेगा ₹50,000 का। अब I would like to say that you please do like the video, share it with others and also subscribe to the channel for the daily analysis. Thank you so much। और अगर आप अभी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे पता चल जाए कि डेली बेसिस पे किस टाइम पे आप बता सकते हैं, या तो कमेंट करके कि आप किस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किस टाइम पे आप चाहेंगे कि आपको मिल जाए एनालिसिस। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।